नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज नतीजों रहे तोड़फोड़। बाजार में जो गिरावट रही हमारे मिड कैप स्मॉल कैप में, वो एक अलग विषय है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि निफ्टी तुम्हारा चढ़ा, बैंक निफ्टी चढ़ा, सेंसेक्स चढ़ा, लेकिन ऑल ओवर पोर्टफोलियो में कहीं कुछ नहीं हुआ। पोर्टफोलियो गिरावट के साथ ही बंद हुआ। चर्चा कर लेते हैं। आज जो रिजल्ट आए हैं हिंदुस्तान जिंक के, अनुमान से काफ़ी बेहतर आए हैं। तोड़ फोड़ रिजल्ट आए हैं। चाहे तुम सिल्चर टेक्नोलॉजी के देख लो, सिल्चर टेक्नोलॉजी के तोड़ फोड़ रिजल्ट आए हैं। और जो तुम्हारा रिलायंस इंडस्ट्री के नतीजे आए हैं वो भी अच्छे अच्छे आए हैं। बाजार पर नज़र डालें तो अगर सबसे पहले हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक मतलब ये तो समझ लो चांदी है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो चांदी प्रोड्यूस करती है, चांदी की माइनिंग वगैरह करती है, हिंदुस्तान जिंक ही है। और हिंदुस्तान जिंक का जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कहीं बेहतर नतीजे आए हैं। अगर वर्ष 2024 में सितंबर क्वार्टर की बात करें तो वर्ष 2024 में सितंबर क्वार्टर में 8,242 करोड़ की आय हुआ करती थी हिंदुस्तान जिंक की, जो बढ़ के हो गई है 8,525 करोड़। मतलब इनकी जो आय है उसमें आपको 3% जैसी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसा लग रहा होगा कि यार ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है। साथियों, क्या था कि इस बार बरसात जल्दी आने के कारण माइनिंग नहीं हो पाई, और हिंदुस्तान जिंक जो है वो माइनिंग का काम करती है, खदान वगैरह में काम है, तो बरसात जल्दी आ गई जिस कारण से माइनिंग नहीं हो पाई। अगर इबिटा मार्जिन की बात करें तो तुम्हारा जो इसका हिंदुस्तान जिंक का इबिटा मार्जिन लगभग 4,164 हुआ करता था, वो बढ़ के अब हो गया है 4,426 करोड़। मतलब इबिटा मार्जिन में भी 8% के जैसी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करो आप नेट प्रॉफिट की, मतलब शुद्ध लाभ की, तो इसका हिंदुस्तान जिंक का जो शुद्ध लाभ था 2,298 करोड़ वर्ष 2024 में, जो अब बढ़ के हो गया है तुम्हारा 2,632 करोड़ रुपया। मतलब प्रॉफिट में भयंकर कितने परसेंट की ग्रोथ है। इनकी आय बढ़ी है 3%, इनका इबिटा मार्जिन बढ़ा है 8%, और इनका जो शुद्ध लाभ है वो बढ़ा है साथियों 12%। अगर ईपीएस के बारे में बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इनका अर्निंग प्रति शेयर 5.44 हुआ करता था, बढ़ के हो गया है 6.23 पैसे। क्योंकि जो ईपीएस होता है, अर्निंग प्रति शेयर, बहुत से जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो समझते हैं कि ईपीएस देखना क्यों जरूरी होता है किसी भी कंपनी का। तो ईपीएस में 15% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। कंपनी का जो वर्तमान में प्राइस चल रहा है वो 500 रुपये है। कंपनी का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो 20 का है। ऐसे बड़ी बड़ी फर्म है, इसका टारगेट 570 575 रुपये बता रही हैं। माइनिंग से रिलेटेड काम है और कंपनी में ग्रोथ है भविष्य में भी। फ्यूचर अगर आप खरीदोगे, खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ ये है कि देश में सबसे बड़ी तुम्हारा चांदी प्रोड्यूसर है, तो इसीलिए इसके अंदर आने वाले समय में जिस जिस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, उस हिसाब से इस कंपनी के अंदर पॉसिबिलिटी दिखती है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा ये कंपनी दे सकती है। खरीदें नहीं खरीदें वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से ही पूछना है। बहुत से कंपनियां हैं जो इसका 850 तक का भी टारगेट दे रही हैं। बहुत हैं, आपको न्यूज़ चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी माइनिंग से रिलेटेड है। और अभी जो जिस हिसाब से चांदी के दाम बढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, रोके नहीं रुक रहे हैं। अगर बात करें सिल्चर टेक्नोलॉजी की, तो सिल्चर टेक्नोलॉजी जो कि पावर, जो हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह है उसमें काम करती है, और उसके आए हैं नतीजे। नतीजे इतने भयंकर आए हैं तोड़फोड़ कि दिल खुश कर दें। कैसे नतीजे आ गए हैं साथियों, इसकी वर्ष 2024 में सितंबर क्वार्टर में 131 करोड़ रुपए की आय हुआ करती थी, जो बढ़ के हो गई है 171 करोड़ की। 131 से 171 हो गई है। मतलब 31% का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करें इनके इबिटा की, और जो इबिटा मार्जिन है इनका, वो लगभग 40 करोड़ हुआ करता था वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में। अब 40 करोड़ से बढ़ के हो गया है 54 करोड़। मतलब 31% इनका इबिटा बढ़ गया है, और तुम्हारा 31% इनके जो है आय बढ़ी है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो साथियों, इनका जो नेट प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए का, 32 करोड़ का हुआ करता था वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में, अभी वो बढ़ के आ गया है 46 करोड़। मतलब शुद्ध लाभ में जो परसेंटेज के टर्म में अगर आप उसे कन्वर्ट करके देखोगे तो 46% का रिजल्ट, मतलब क्वार्टर बेसिस पर 46% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करूँ इसके अर्निंग प्रति शेयर ईपीएस की, तो ईपीएस जो इसका 28 रुपये के आसपास हुआ करता था सितंबर 2024 में, वो बढ़ के हो गया है 40 रुपया 16 पैसे।
मतलब कंपनी सिल्चर टेक्नोलॉजी तोड़ फोड़ रिजल्ट दिए इतने। अभी कंपनी का 4400 के आसपास में स्टॉक का प्राइस चल रहा है, लेकिन कंपनी का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 28 का बना हुआ है। आरओसी अगर बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो इनका लगभग 71 का है, और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इनका है वो 52 रुपये पे है। अगर आप पावर जनरेशन में प्ले करना चाहते हैं तो ये देखना चाहिए कि भाई ये कंपनी अब काफ़ी अच्छी है। खरीदना बेचना नहीं है, बट कंपनी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि इसका जो मेन काम है ना वो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। भाई जब बिजली कहीं भी, चाहे आप पावर सोलर प्लांट से बनाओ, चाहे आप विंड एनर्जी से बनाओ, चाहे आप पानी से बनाओ, चाहे कहीं से बनाओ, लेकिन उसे जो फ्लो कराओगे वो विदाउट ट्रांसफार्मर नहीं कराओगे। आपको कहीं ना कहीं उसमें एक एंट्री बैरियर देना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। और इस कंपनी का जो मेन काम है वो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। मतलब कंपनी अच्छी है, आप इसको प्ले करें या नहीं करें वो एक अलग विषय, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। बाकी कंपनी का जो जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं, आप कंपनी के जो प्राइस है ना उसको देख के कंपनी को वैल्यू मत करा करो कि ये कंपनी महंगी है, 4000 की है तो महंगी है, या 7 रुपये की है तो सस्ती है। इस हिसाब से तो वोडाफोन बहुत सस्ती होनी चाहिए। इस हिसाब से तो एमआरएफ को लोगों को देखना नहीं चाहिए, वो तो 1.5 लाख का स्टॉक है। कंपनी की जो स्टॉक की वैल्यू है ना, वो उसके पी रेशो से डिफाइन होती है, ना कि उसके प्राइस से, कि उसका प्राइस सस्ता है या महंगा, उसने बोल दिया। ये काफ़ी तोड़ फोड़ रिजल्ट आए हैं। रिलायंस के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। इसका जो देखने के लिए मिलेगा आपको, सोमवार को देखने के लिए मिलेगा इसका क्या सिस्टम रहा रिलायंस का। रिलायंस की अगर बात करोगे इसका आय की, तो आय इनकी 16,563 करोड़ हुआ करती थी, जो बढ़ के आ गई है 18,135 करोड़। मतलब आय के अंदर काफ़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है। अगर एबिटा मार्जिन की बात करोगे तो एबिटा इनका लगभग 39,058 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के हो गया है तुम्हारा 45,885। मतलब 45,000 और तुम्हारा 39,000, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर मार्जिन की बात करोगे तो 18% जो मार्जिन है वो स्ट्रेजिक बने हुए हैं। इन सब का जो रिजल्ट है वो आपको सोमवार को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप FII DII के बारे में नजर डालें, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 300 कुछ करोड़ रुपए की खरीदारी की। DII ने 1552 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। रुपये में RBI के कारण इंटरफेयर करने के कारण 87 रुपये 98 पैसे पर रुपया आ गया है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो तुम्हारा 98.35 पे कारोबार कर रहा है। बिटकॉइन में 10% से ज़्यादा तेजी देखने के लिए, गिरावट देखने के लिए मिली है पिछले 7-8 दिन में। और अभी जो बिटकॉइन है तुम्हारा वो लगभग 1,05,000 पे 1,05,000 USD, अमेरिका डॉलर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में आज 124 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिली, 25,709 पे क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो 484 पॉइंट सेंसेक्स चढ़ गया, और 83,952 पे सेंसेक्स बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 290 पॉइंट बैंक निफ्टी चढ़ गया, और 57,193 पे बंद हुआ। गिरने वाले इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रहे तुम्हारा निफ्टी IT, 580 पॉइंट साफ हो गया। दूसरा BSE स्मॉल कैप 262 पॉइंट साफ हो गया। मिड कैप 340 पॉइंट साफ हो गया। यही कारण था कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा था कि बाजार में तो बढ़िया तो तोड़फोड़ तेजी दिख रही है, लेकिन तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो रेड में है। कारण तुम्हारे सामने है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हम लोग, आप लोग, ना 70% लोगों के पास में मिड कैप स्मॉल कैप से ही हैं, और जो यही नहीं चले, कौन से चले, लार्ज कैप, जो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का हिस्सा है। क्यों गिरे? क्योंकि अमेरिका की जो परिस्थिति है, जो इन्होंने हमारे पास बयान दिया था कि मेरी भारत से बात हो गई है, उसको भारत ने खंडन कर दिया है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है, सब फर्जी बातें हैं। हम तो एनर्जी रूस से लेते रहेंगे, और अमेरिका से भी एनर्जी लेंगे हम, लेकिन उससे बंद नहीं करेंगे। ये सब बात गलत है। ऐसा जो आपने बोला ये तो सब गलत है। लंदन के जो बाजार हैं वो मिला जुला कारोबार दिखा रहे हैं। डाउ जोन 100 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक 70 पॉइंट ऊपर है। लंदन के बाजार जो हैं वो 80 पॉइंट गिरे हुए हैं। अगर बात करोगे तुम ऑल ओवर पूरे यूरोप के बाजार के, तो यूरोप के जो बाजार है वो, पेरिस के बाजार कुछ करने के मूड में नहीं है, बराबरी पे चल रहे हैं। जापान के जो बाजार है उनमें 700 पॉइंटों की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हांगकांग के बाजार 641 पॉइंट गिरे हैं। और बात करें चाइना के बाजार की, तो चाइना के बाजार 150 पॉइंट के आसपास के अभी गिरावट में कारोबार कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा उठापटक है नहीं। अगर निफ्टी फार्मा की बात करोगे तो निफ्टी फार्मा तुम्हारा 150 पॉइंट चढ़ा, और निफ्टी FMCG में काफ़ी ताबड़तोड़ खरीदारी देखने के लिए मिली। 752 पॉइंट निफ्टी FMCG चढ़ गया। निफ्टी ऑटो में 180 पॉइंटों की तेज़ी देखने के लिए मिली।
ऑल ओवर आपके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक नहीं चले, बाकी जो इंडेक्स थे वो जरूर चले। इंडेक्सों का जो मूवमेंट रहा वो जरूर अच्छे में रहा। हंगरी में डोनाल्ड ट्रंप की और जो पुतिन की इनकी मीटिंग होने वाली है। जेलेंस्की से बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है कि भाई युद्ध वुद्ध शांत कर लो। अब देखो हंगरी में इन दोनों की मीटिंग होती है, उसमें क्या निर्णय निकल के आता है। द्विपक्षीय मीटिंग रहेगी दोनों की। एक तो इनकी पहले अलास्का में हो गई है, अब दूसरी मीटिंग इनकी यहाँ पे होने जा रही है। जैसा भी कुछ अपडेट रहेगी मैं आपको बता दूंगा। सोने और चांदी में ताबड़तोड़ गिरावट है। 8,000 आज सोना सस्ता हो गया है, 8,300 रुपये। मतलब जो सोने का भी MCX पर कारोबार कर रहा है वो है तुम्हारा 1,59,400 रुपया। क्योंकि जो फिजिकल डिलीवरी है वो अवेलेबल है नहीं उतनी, और जो इसके जो सिल्वर बीज में इसके दाम पहुंच गए थे वो आसमान छू रहे थे। सोने में भी गिरावट है। 2,000 सोना सस्ता हुआ है तुम्हारा, और 1,27,000 रुपये पे सोना प्रति 10 ग्राम पे कारोबार कर रहा है। लेकिन इतनी भी सस्ता नहीं हुआ कि आपको लगे कि यार अब तो खरीद ही लो, क्योंकि बढ़ा भी तो है। देखो ना कहाँ से बढ़ के कहाँ गया। 10,000 की टूटी है चांदी। धीरे धीरे जैसे जो एक पैनिक जैसा सिचुएशन बनी हुई है, इससे निकल जाएंगे तो माहौल सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो मेरी ब्रांच में खुलेगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी कुछ मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।